हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। और ये प्रेजेंटेशन में हम बात करने जाने वाले हैं स्लो फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन नियर द एल्बो जॉइंट। वास्कुलर मालफॉर्मेशन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ और ज़्यादातर ये रहता है कि बहुत ही कम मात्रा में, कम परसेंटेज में अपनी पॉपुलेशन में ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन डिजीज़ देखने को मिलता है। इसलिए उसके लिए जो अवेयरनेस है वो भी काफ़ी कम है। इवन दो इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो मैनी डॉक्टर्स डजंट नो हाउ टू ट्रीट सच काइंड ऑफ वास्कुलर मालफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली कोविड पेंडेमिक गया है तो आपको पता होगा कि एक लेमैन को, मतलब एक चाय वाले को या कोई कोई भी बंदे को पूछ लो तो कोविड की ट्रीटमेंट उसको पता होगी कि स्टीरॉयड देना है या ये करना है, रेमडेसिविर देना है, कब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये सब कुछ उसको पता होगा क्योंकि वो कोविड एंडेमिक जो गया वो काफ़ी सारे पॉपुलेशन में को अफेक्ट करके गया है। सो एवरीबडी नोज द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, राइट। बट अब वास्कुलर मालफंक्शन की बात करते हैं तो वो डिजीज़ इट्स वेरी रेयर डिजीज़। उसका परसेंटेज देखेंगे तो 0.001% में आता है। एवरी 1 लाख पॉपुलेशन में 1 या 2% को हार्डली होता है। सो इसलिए उसकी अवेयरनेस भी बहुत काफ़ी कम है, उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी जानकारी भी मेडिकल पर्सन में भी बहुत काफ़ी कम है। और इसीलिए मैंने देखा है कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन के जो दर्दी हैं वो काफ़ी मतलब कि कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी सर्जरी भी होती है या और कोई ट्रीटमेंट भी, मतलब स्क्लेरोथेरेपी भी हुई होती है, मगर अल्टीमेटली 2-3 या 4 बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और ऐसे एक पेशेंट्स की बात करने जाने वाला हूँ। द पेशेंट्स इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड उसको एल्बो में मालफॉर्मेशन था और काफ़ी हद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मालफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। एंड पेशेंट को सीवियर पेन था, नाइट में भी बहुत पेन था, रेस्टिंग पोजीशन में कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी वो एक्टिविटी नहीं करती हो तो भी उसको काफ़ी पेन रहता था। और बिकॉज इट्स इन एल्बो जॉइंट एंड उसको उसी हाथ से लिखना होता था तो नॉट एबल टू राइट एंड नॉट एबल टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटी जो हम माइनर सी चीज़ होती है, मान लो कि उसको खाना खाना हो या तो फिर कुछ लिखना हो, चाय पीने के लिए वो जो कप उठाना हो, जो माइनर एक्टिविटी है उसी में भी वो पेशेंट्स को वो काफ़ी पेन होता था। एंड these is angiographic picture of the same vascular malformation. ये slow flow vascular malformation है and already had been treated for taken treatment with the many medical colleagues and lastly she came to me and let's evaluate her and I am going to show you how I have treated such a slow flow vascular malformation. So the burning question, how to treat such kind of slow flow vascular malfunction. So vascular malfunction की जो ट्रीटमेंट है मैं एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन से करता हूँ, जिसके अंदर नाइडस के अंदर इथेनॉल इंजेक्ट करने को रहता है। सो हाउ इट वर्क्स। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेन आर्टरी है और ये वेन है, मतलब धमनी और शीरा, और इसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको छोटी छोटी कैपिलरीज कहते हैं। और ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता पाया जाता है ये इस टाइप का रहता है। अगर अब जब वास्कुलर मालफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें कैपिलरी स्ट्रक्चर जो हो एब्सेंट रहता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरी और वेन्स होती है और ये खून की नलियों का गुच्छा बन जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को वास्कुलर मालफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन है, दिस पोर्शन विच इज़ एबनॉर्मल, इसको हम नाइडस कहते हैं। नाइडस मतलब क्या कि जो पंछी का जो घोंसला होता है उसको भी लैटिन लैंग्वेज में नाइडस कहते हैं। इसी के जैसा अपीयरेंस आता है इसलिए इसको नाइडस भी कहते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो नाइडस है, ये जो सारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग रहती है, ये इनर लाइनिंग के अंदर जो उसके सेल्स रहते हैं, ये सेल्स की जो कैपेसिटी ये एम्ब्रियोलॉजिकल कैपेसिटी रहती है। मतलब जो फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है जिसमें से पूरा का पूरा बॉडी बनता है, कि एक सेल में से हाथ बनता है, पाँव बनता है, हार्ट बनता है, अपने सारे ऑर्गन्स जो जनरेट होते हैं, एक सेल की इतनी कैपेसिटी रहती है, इसका उतना ग्रोथ पावर रहता है।
सो ये जो नाइडस की कैरेक्टरिस्टिक है, नाइडस की इनर लाइनिंग के सेल्स की, उसकी भी इतना ग्रोथ पावर रहता है। तो अल्टीमेटली आइडियली वो नाइडस के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ये रिकर होगा ही होगा। और इसीलिए सर्जरी भी इसमें इसलिए फेल होती है, क्योंकि अगर सर्जरी से ये हम रिमूव करने जाते हैं तो थोड़ा भी पोर्शन रह जाएगा तो फिर से ये रीग्रो करेगा। कहीं ग्लू इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है, बट नाइडस सेल वो पेटेंट रहते हैं, वो लाइव रहते हैं, इसी की वजह से फ्यूचर में वो रीग्रो करता है। एंड दैट्स वाई द इथेनॉल एम्बोलाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेम वास्कुलर मालफंक्शन के अंदर ये हमने इथेनॉल इंजेक्ट किया है। ये जो वाइट कलर का जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है ये इथेनॉल है। इथेनॉल हैज़ ओनली कैरेक्टरिस्टिक के वो नाइडस को डिस्ट्रॉय करता है। तो ओनली प्रॉब्लम विद इथेनॉल इज दैट कि इथेनॉल जो नाइडस को डिस्ट्रॉय करेगा तो वही न इथेनॉल अगर जो नॉर्मल वेसल्स में जाएगा तो नॉर्मल वेसल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। सो इथेनॉल को अच्छी तरह से समझ के यूज़ करना चाहिए और जहाँ टारगेटेड जो है उसी जगह पे इंजेक्ट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दैट्स वाई इथेनॉल एम्बोलाइजेशन इज़ a little bit very specialized treatment, and that's why not everybody is able to do it because complication rate बढ़ जाते हैं अगर इथेनॉल inexperienced person के हाथ में आ जाता है और वो जब इंजेक्ट करता है तो। सो नाउ लेट मी शो यू how I inject the ethanol. So there is a pre-embolization angiographic picture and there is nidus of the vascular malformation. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट पंचर करके नाइडस को फिल्डअप करते हैं। जैसे नाइडस फिल्डअप होता है तो हमको पता चलता है कि इसको फिल्डअप करने के लिए कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए। मानो कि यही नाइडस है, उसके लिए 10 cc कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, उसके बाद ये नॉर्मल वेन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट जाना शुरू हुआ ओवर फिल्डअप होके। सो दैट मीन्स कि इसकी जो वॉल्यूम है 10 to 15 cc का नाइडस है, वो हमने रफली आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम इथेनॉल इंजेक्ट करने का प्लान करते हैं। और इथेनॉल भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है, जो वाइट, सो दिस इज नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट फिलिंग अप दिस नाइडस। एंड ये जब ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट पूरा का पूरा नाइडस को फिल्डअप कर लेता है, उसके बाद हम इंजेक्ट करना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा इंजेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल वेसल्स जो है ये इसके अंदर जाने का चांसेस भी बढ़ जाता है। एंड दैट्स वाई वी फर्स्ट डिसाइड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द नाइडस, उस हिसाब से उसके इंजेक्शन रेट से हम इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं तो नाइडस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड नॉट बी गो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। सो ये आप ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो दीज प्री एम्बोलेशन इमेज, दीज आर नाइडस एंड दीज आर नॉर्मल, दीज आर कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्मल वेसल्स ऑफ द नाइडस। एंड उसके बाद ये हमने नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो देख रहे हैं वो आप इथेनॉल इंजेक्शंस जो दे रहे हैं उसकी स्लाइड है। उसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हद से ये हमने इथेनॉल इंजेक्ट किया तो ये नाइडस को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। एंड उसके बाद का जो पोस्ट एम्बोलाइजेशन जो इमेज है इसके आप इसमें देख रहे हैं कि जो नाइडस का साइज़ है, द नाइडस विच इज़ सीन ओवर हियर और पोस्ट एम्बोलाइजेशन वो काफ़ी कम हो गया, उसकी साइज़ रिड्यूस हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर इंजेक्टिंग द इथेनॉल कि जो पूरा नाइडस की वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो लीजन है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा। एंड दिस हाउ इट लुक्स ऑन द एंजियोग्राफिक पिक्चर। सो नाउ द रिजल्ट्स, द पेशेंट्स रेस्टिंग पेन जो उसको रात को सोते वक्त होता था, बैठे बैठे भी पेन होता था, वो तो फर्स्ट सेशन में चला गया। एंड उसको ये जो एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलेशन का एक ही डिसएडवांटेज है क्योंकि उसको नाइडस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए इथेनॉल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और एक ज़्यादा क्वांटिटी हम एक साथ इंजेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन का रेट बढ़ जाता है। एंड दैट्स वाई दिस लीजन वॉज ट्रीटेड विद द मल्टीपल सेशंस एंड मल्टीपल सेशंस विल रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन रेट। So thank you so much for listening this talk, and if you have any query, any question, just let me know. I would very happy to solve all your questions. Thank you.